आज हम बात करने वाले हैं एक नोबेल प्राइज़ विनिंग वर्क के बारे में। तो उससे पहले मैं आपको ये बेल्ट दिखाना चाहूँगी। तो अगर मैं इसे ऐसे पकड़ी हूँ तो ऐसा लग रहा है x=y ग्राफ की तरह लग रहा है। अगर ऐसे मैं अपने XY एक्सिस को ले लूँ और अगर मैं इसे यहाँ पर पकड़ के थोड़ा इसे ऐसे टिल्ट कर दूँ y की तरफ, तो ये हो जाएगा स्टेबिलिटी बेल्ट। तो पहले बात करते हैं न्यूक्लिडिक चार्ट क्या है। तो न्यूक्लिडिक चार्ट है मतलब अगर मैं वाई एक्सिस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लेती हूँ और एक्स एक्सिस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लेती हूँ और उसके हिसाब से सभी न्यूक्लियाई के कितने न्यूट्रॉन प्रोटॉन है उसके बेसिस पर हर एक न्यूक्लियाई को मतलब प्लॉट करती हूँ इस ग्राफ में, तो उसे बोलेंगे न्यूक्लिडिक चार्ट। और इसमें एक आइडियल टाइप होता है, मतलब यहाँ पर मतलब जैसे रहने पर न्यूक्लियस स्टेबल होगा उसे बोलते हैं स्टेबिलिटी बेल्ट। मतलब जैसे कि मैंने इस बेल्ट को दिखाया, वो कुछ लाइट न्यूक्लियाई के लिए n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन जैसा दिखता है। और फिर थोड़ा सा वाई एक्सिस की तरफ मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की तरफ थोड़ा टिल्ट हो जाता है रहते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला पहले x=y की तरह रहता है। क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन यहाँ पर इक्वल होते हैं और मतलब बैलेंस हो जाता है जितनी भी एनर्जी होती है और वो स्टेबल रहते हैं। पर फिर आगे जाते हैं हैवी न्यूक्लियाई के लिए थोड़ा सा y की तरफ टिल्ट हो जाता है, मतलब न्यूट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि अगर प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, हाँ बहुत मतलब अट्रैक्शन होता है, बहुत सारे मतलब अगर न्यूक्लियन होते हैं, पर अगर ज़्यादा प्रोटॉन हो गए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब अनस्टेबिलिटी लाएगा। हाँ, ज़्यादा प्रोटॉन होने पर ज़्यादा उनमें झगड़ा होगा, तो कभी ना कभी ऐसा होगा कि वो डिके कर जाए, मतलब उनमें से एक पार्टिकल निकल जाए और वो स्टेबल होने को ट्राई करे। तो ऐसे ही अगर किसी न्यूक्लियाई में से कोई बीटा डीके अल्फा डीके होता है और वो स्टेबल होता है, उससे रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। मतलब इस जो चार्ट था उसमें ज़्यादातर स्टेबल नहीं थे। एसेलरेरा बुक के अकॉर्डिंग 2500 न्यूक्लियाई में से 266 न्यूक्लियाई स्टेबल थे। तो आप भी एसेलरेरा बुक पढ़िए, बहुत अच्छा बुक है। तो टॉपिक पे आते हैं। तो इतने सारे अनस्टेबल न्यूक्लियाई थे। तो हमारे लाइफ में अनस्टेबिलिटी का मतलब नहीं हमारे लाइफ में कुछ गलत हो रहा है। कुछ टाइम पीरियड के लिए चीज़ें अनस्टेबल इसलिए रहती है क्योंकि कुछ टाइम के बाद हमें स्टेबिलिटी मिलेगी। जैसे कि यूरेनियम, पोलोनियम, वो इतने पॉपुलर क्यों हैं? शायद आपको पीरियडिक टेबल के सारे एलिमेंट्स याद ना हो, पर आपको यूरेनियम, पोलोनियम, रेडियम इनके बारे में पता होता है। वो बहुत पॉपुलर होते हैं क्योंकि उनके लाइफ में, उनके समय में कुछ टाइम के लिए उनके लाइफ में अनस्टेबिलिटी थी। तो मतलब वो इसके बाद क्या करते हैं ना, अपने लाइफ में स्टेबिलिटी बाद में लाते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब यूरेनियम हमेशा यूरेनियम रहेगा। वो मतलब कुछ अल्फ़ा डीके, बीटा डीके, मतलब कुछ पार्टिकल अपने निकाल कर कुछ गामा रेज एमिशन करके स्टेबिलिटी गेन करेगा, पर कुछ टाइम के लिए वो अनस्टेबल था। वैसे ही अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो, हाँ शायद आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, पर आपको उसको टैकल करना होगा। तो मतलब अनस्टेबिलिटी गलत नहीं, आपको मतलब आपका जो काम है वो सही से करना बस है, और बाकी इश्यूज़ के बारे में चिंता नहीं करना क्योंकि एंड में स्टेबिलिटी मिलेगा ही मिलेगा। तो लाइफ के बारे में छोड़ते हैं, मतलब लाइफ के बारे में चिंता करते हैं, पर अभी हम थोड़ा फिज़िक्स पढ़ लेते हैं। तो ठीक है, हमने जाना कि अनस्टेबल और स्टेबल न्यूक्लियाई क्या है, और ये क्या करते हैं ना, अनस्टेबल वाले रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं अल्फ़ा डीके, बीटा डीके और गामा रे एमिशन करके। तो अल्फ़ा बीटा डीके और गामा रे, इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। हाउ रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड। तो हेनरी बेक्वेरेल एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया ना, यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट लिया, उसे एक काले कागज़ में रैप किया, उसे ड्रॉर में छोड़ दिया। पर उससे कुछ दूर में एक सिल्वर फॉल के पीछे एक फोटोग्राफिक प्लेट था। तो उन्होंने
फिर बहुत घंटे के बाद क्या किया ना, उस फोटोग्राफिक प्लेट को डेवलप किया। तो उन्हें देखने को मिला कुछ ब्लैकनिंग स्टेन्स, मतलब वो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट था कुछ रे एमिट किया, जिसके वजह से वो फोटोग्राफिक प्लेट में ये स्टेन्स आए। फिर उसके बाद मैरी क्यूरी और पियर क्यूरी ने मतलब उस पर काम किया। उन्होंने यूरेनियम से भी ज़्यादा मतलब मिलियंस टाइम और भी मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट पोलोनियम और रेडियम डिस्कवर किया। तो मैरी क्यूरी और पियर क्यूरी दोनों पति पत्नी थे, तो वो दोनों मिलकर काम करते थे। तो इसके बिहाइंड भी स्टोरी है। तो पहली बार जब नोबेल प्राइज़ उन तीनों को मिलना है, मतलब उन तीनों को मिला, पर पहली बार जब इस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज़ के लिए नाम दिया गया था, मैरी क्यूरी का नाम नहीं आया था, क्योंकि मतलब उनके लिए थोड़ा डिसरेस्पेक्टफुल था कि उन्होंने इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया पर उनका नाम नहीं आया। फिर साइंटिस्ट लोगों ने ये कंसिडर किया, क्योंकि मैरी क्यूरी उस टाइम पर एक लड़की साइंटिस्ट बनना मतलब इतना नॉर्मल नहीं था, और इतने रेस्पेक्टफुल भी उनके लिए उस वक्त नहीं था। बाद में भी मतलब रेडियो एक्टिविटी वजह से मतलब जो डिजीज़ है वो भी आए, और मतलब बहुत फिर उनके लाइफ में फिर भी स्ट्रगल रहा। तो इंस्टेबिलिटी उनके लाइफ में थी, पर हाँ बाद में कुछ टाइम के लिए उनके लाइफ में स्टेबिलिटी भी आई, पर इस अनस्टेबिलिटी की वजह से ही वो आज इतने पॉपुलर है मैरी क्यूरी के नाम से। और कौन ही ऐसे लोगों को जानता है कि जो मतलब बहुत नॉर्मल से लाइफ जीते हैं। लोग उन्हें पहचानते हैं जिनके लाइफ में हाँ अनस्टेबिलिटी थी, पर उन्होंने उस टाइम पर कुछ ऐसा कर दिखाया जो कि मतलब पूरे वर्ल्ड के लिए, मतलब वर्ल्ड नहीं, अपने ही जगह पर हो, कुछ काम में आ सके। तो जैसे कि रेडियो एक्टिविटी की वजह से ही आज कुछ डिजीज़ हम क्योर भी कर सकते हैं। हाँ होता है कैंसर पर, और कुछ डिजीज़ को क्योर भी हम कर सकते हैं। ये चीज़ देखिए कि मतलब N=Z लाइट न्यूक्लियर के लिए होता है, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो 1 रहेगा। पर जब हम थोड़ा आगे जाते हैं हेवी न्यूक्लियर के लिए, वो थोड़ा सा न्यूट्रॉन की ओर रहता है, मतलब न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन का रेशियो 1 से बड़ा 1.6 के करीब होगा। तो ये ठीक है, हमने अभी ग्राफ के बारे में जान लिया। तो हमने एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी कि 83 मास नंबर के बाद कोई स्टेबल हमें न्यूक्लियर नहीं मिला, मतलब बिस्मथ के बाद कोई स्टेबल नहीं था, सब अनस्टेबल थे, मतलब स्टेबल होने को ट्राई कर रहे थे। और फिर हमें और भी एक चीज़ पता चली कि जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों इवन होते हैं वो ज़्यादातर स्टेबल होते हैं। और ऐसे 4 ही एग्जांपल हैं जिनमें कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑड हो, वो भी लाइट न्यूक्लियर है, जैसे कि लिथियम, बोरॉन। तो लास्ट टाइम जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि सबसे स्टेबल न्यूक्लियर कौन है, और मतलब उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना है, उसका आंसर ये है कि सबसे स्टेबल न्यूक्लियर फेरम मतलब आयरन का है, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और मतलब उसका एटॉमिक नंबर 56 है। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन ये है कि मतलब हाँ हम रेडियो एक्टिविटी को फिज़िकली मतलब कोई टेम्परेचर बढ़ाकर या फिर कोई प्रेशर बढ़ाकर इनिशिएट कर नहीं सकते, या स्टॉप नहीं कर सकते, या उसे एक्सेलरेट मतलब जल्दी जल्दी करा नहीं सकते, या फिर धीरे धीरे मतलब डिसलेरेट भी नहीं करा सकते, ना ही कोई केमिकल डाल रहे हैं वो एक्सेलरेट करेगा। तो फिर ये चीज़ हम कर कैसे सकते हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।